आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो शेयर मार्केट में एंट्री के लिए पूरी तरह तैयार है। आईपीओ खुलने वाला है। कंपनी का नाम है डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड और जो आईपीओ की डिटेल है वो ये कि 26 सितंबर को आईपीओ खुल रहा है, 30 सितंबर को बंद होगा। जो इशू प्राइस रखा गया है वो 159 रुपए से 168 रुपए का रखा गया है और जो टोटल पूंजी जुटा रही है कंपनी इससे फ्रेश इशू के जरिए वो 158 करोड़ रुपए की है। कोई ओएफएस इस आईपीओ इशू में नहीं है। कंपनी का जो काम है वो बेसिक ये है कि वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, वेयर प्लेट्स और जो हैवी इंजीनियरिंग मशीनरीज होती हैं वो बनाने का काम है कंपनी का। ये तो बेसिक चीज़ें हमें वेबसाइट से और रिसर्च करके पता चली, लेकिन कंपनी के पूरे बिजनेस को समझेंगे, फाइनेंशियल्स को समझेंगे, ग्रोथ प्लान्स क्या है उसको समझेंगे, आईपीओ क्यों लेकर आ रहे हैं, उससे जुटाई पूंजी का क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें समझेंगे। मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट जुड़ी हुई है। मेरे साथ हैं प्रशांत गर्ग जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डिफ्यूजन इंजीनियर्स के, और मेरे साथ हैं अभिषेक मेहता जो सीएफओ है डिफ्यूजन इंजीनियर्स के। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और प्रशांत जी, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं कि कंपनी के बिजनेस को थोड़ा डिटेल में समझाइए कि क्या प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं और उनका इस्तेमाल जो है वो कहाँ होता है। हमारी कंपनी 1982 में स्टार्ट हुई थी। मैं मेरे फादर इस कंपनी के एक को फाउंडर थे जो जिसने ये कंपनी स्टार्ट की थी। बेसिकली हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स को तीन कैटेगरीज में हम बास्केट कर सकते हैं। एक है वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, सेकंड इज दूसरा है वेयर पार्ट्स एंड वेयर प्लेट्स, एंड तीसरा हैवी इंजीनियरिंग। तो वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स यूज होते हैं जिसमें शामिल होता है इलेक्ट्रोड्स, फ्लक्स कोड वायर्स, ceramic based products, cold repair compounds, एंड थर्मल स्प्रे पाउडर्स। वेयर प्लेट्स एंड वेयर पार्ट्स में हम लोग हमारी वायर्स यूज करके हार्ड फेस प्लेट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जिससे प्लेट की वेयर रेजिस्टेंस या उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, जिससे कि उसमें वेर एंड टेयर कम होता है, और ये कोर इंडस्ट्री में यूज होता है। और फाइनली हम लोग यही हमारे वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स और वेयर प्लेट्स यूज करके लार्ज इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाते हैं जो सीमेंट, पावर, स्टील, माइनिंग, इंजीनियरिंग सेक्टर जैसी कस्टमर्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारी कंपनी का ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का एक जर्नी रहा है। हमने एक मतलब इलेक्ट्रो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हमने धीरे धीरे करके इसको वेयर प्लेट, वेयर पार्ट एंड पूरे इक्विपमेंट्स बनाने की अ, हमने कैपेबिलिटी डेवलप की है, और हम तीनों सेक्टर्स में या तीनों बास्केट्स में प्रोमिनेंट प्लेयर है इंडस्ट्री में। जी बिल्कुल। इस हमारा आईपीओ से बेसिक जी वैल्यू जी प्रोपोजिशन जो कस्टमर को है कि हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करके कस्टमर अपने इक्विपमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा चला सकता है और एसेट यूटिलाइजेशन उनका बढ़ सकता है। बिल्कुल। सो आपने प्रोडक्ट जो है वो डाइवर्सिफिकेशन भी किया है, कई प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे आगे चलते हुए। जी। एक सवाल मैं समझना चाहता हूँ आपसे, आईपीओ से रिलेटेड कि 158 करोड़ रुपए की आप फ्रेश पूंजी जो है वो जुटा रहे हैं, उसका इस्तेमाल आप कहाँ करने वाले हैं? क्या आगे ग्रोथ के लिए लगाने वाले हैं या कोई और प्लानिंग है इसके? तो हम लोग का ये प्राइमरी इशू है 100%। तो इससे हम लोग जो कैपिटल हमें मिलेगा, इससे हम लोग हमारी हेवी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी की बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग काफी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स जो इंडियन कोर इंडस्ट्री में लग रहा है, जैसे सीमेंट, स्टील, पावर, माइनिंग सेक्टर में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सके। इसके अलावा ये कैपिटल इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग और वायर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी इंक्रीज करने में भी यूज होगा। इसमें हम कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करने वाले हैं, जिससे कि हम रॉ मटेरियल्स के ऊपर अपनी सप्लाई चेन के ऊपर कंट्रोल कर सके, और हम लोग मार्जिन इंप्रूवमेंट कर सके। बिल्कुल। अभिषेक जी, जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि आप कैपेक्स भी करने वाले हैं, नई फैक्ट्री की भी प्लानिंग है आप लोग की, आरएचपी में भी आपने बताया ये। सो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस कैपेक्स और नई फैक्ट्री के आने से आपकी जो टॉप लाइन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर देखने को मिलेगा और आपकी कैपेसिटी कितनी इससे बढ़ जाएगी? क्योंकि आप फाइनेंशियल्स का पार्ट देखते हैं तो आई गेस आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं हमें। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपको हमको यहाँ बुलाने के लिए। कैपेसिटी इंक्रीज का हमारा ऐसा है कि वी विल बी अराउंड, हम लोग अपनी कैपेसिटी डबल करने वाले हैं हेवी इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रोड्स में। तो हम जैसे ही हमारी करीब 1 साल लगेगा हमको ये पूरा कमर्शियल प्रोडक्शन चालू करने में, एंड देन धीरे धीरे उसका जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा हमारा टॉप लाइन भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा। सो गोइंग फॉरवर्ड हम अपना टॉप लाइन भी इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं
ईयर ऑन ईयर तो आज हम 20-25% ग्रो कर रहे हैं। एंड जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट होगा और मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा, वैसे और ज़्यादा मेरा टॉप लाइन इंक्रीज होगा। बिल्कुल। जो पिछले 3 साल की ग्रोथ मैं देख रहा हूं अगर पीएनएल पे, तो वो भी काफी कंसिस्टेंट है। रेवेन्यू देखें या फिर प्रॉफिट देखें, उस पर काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ है। सीएजीआर ग्रोथ आपकी अच्छी रही है। इसको कंटिन्यू करने के लिए अभिषेक जी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपने और क्या प्लान्स किए। एक तो आप कैपेक्स कर रहे हैं, नई फैक्ट्री लेकर आ रहे हैं, इसके अलावा और क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं ताकि ये ग्रोथ जो है वो रिटेन हो सके या फिर इससे बेहतर हो सके? सर जैसे ही आपने देखा कि हमारा ग्रोथ कंसिस्टेंट है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी फुल्ली यूटिलाइजेशन लेवल पे चल रही है। हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन है हमारा। हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस के ऊपर भी हमारे कंट्रोल्स अच्छे बैठ रहे हैं। इसके कारण से हमारा मार्जिन्स भी बेटर हो रहे हैं। और सिंस ऑर्डर्स हैं हमारे पास काम है और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है, तो ग्रोथ हमारा कंसिस्टेंट रहने वाला है गोइंग फॉरवर्ड भी। जी। अ, हम लोग सेम कस्टमर के साथ और काम कर रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे तो वही कस्टमर को जिससे जिसे हम पहले से वेल्डिंग कंज्यूमेबल बेचते थे, अब उन्हीं के साथ हम लोग उनके लिए काफी बड़े इक्विपमेंट्स बना के दे रहे हैं। तो केपेक्स के साथ साथ भी हमारा मार्केटिंग प्रेजेंस इंडिया में और इंडिया के बाहर कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। तो अभी भी काफी सारा एरिया है जो अनटैप्ड है, और उसको इंक्रीज करने से भी हमारा ग्रोथ आएगा। बिल्कुल। प्रशांत जी, मैं इसी सवाल पर आने वाला था कि आपने साइट पर भी बताया कि आप करीब 48 देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, 48 देशों में आपका कारोबार है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि कौन सी मेजर कंट्रीज हैं और क्या प्रोडक्ट आप मेनली वहां सप्लाई करते हैं। जो 3 कैटेगरीज आपने बताई, उनमें से कौन सी कैटेगरी से ज्यादा सप्लाई आप विदेशों में करते हैं? तो साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है। तो उसमें जैसे फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया। इसके अलावा मिडल ईस्ट में हम लोग का ब्रांच ऑफिस है शारजा में। एंड हम लोग ने अभी टर्की में कंपनी इंकॉर्पोरेट की है। एंड फाइनली अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में हम लोग काफ़ी सेल्स करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ऑर्डर्स हमारे कंज्यूमेबल्स के अलग अलग देशों से आते हैं, जिससे कि हमारा टोटल एक्सपोर्ट कंट्रीज का नंबर 48 के आसपास आता है। अब इसमें हम लोग की तीनों चीजें एक्सपोर्ट होती है। तो हमारे वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स जैसे फ्लक्स कोड वायर्स और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं। जो कस्टमर डायरेक्टली हमसे खरीदता है या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू एंड कस्टमर इंडस्ट्री को बेचा जाता है। हम लोग इंडस्ट्रियल सर्विसेज भी करते हैं। तो हम लोग कस्टमर के प्लांट में जाके उनके जो ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स हैं या उनके क्रशर पार्ट्स हैं, या वहां पे अगर कोई ब्रेकडाउन आता है तो उसके भी रिपेयर्स कैरी आउट करते हैं साइट पे जाके, या उनकी अलाइनमेंट सर्विसेज हैं। इस टाइप की स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड हाल ही में हम लोगों ने अब हैवी इंजीनियरिंग आइटम्स, मतलब जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे ग्राइंडिंग रोलर्स या क्लासिफायर पार्ट्स, ये सब चीजें भी हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट की हैं। जी। तो एक्सपोर्ट। तीनों तीनों क्षेत्रों में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। एक्सपोर्ट का मैं रेवेन्यू शेयर अगर देख पा रहा हूँ पीएनएल पे, तो वो 8 से 10% के आसपास का है अभी। प्रशांत जी, तो क्या या इसको आप बढ़ाने की कोई योजना बना रहे हैं? इसके ऊपर आप कुछ काम कर रहे हैं क्योंकि आप नई कैपेसिटी भी ला रहे हैं, तो क्या उससे आप एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे? ऐसी कोई प्लानिंग? या अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली तो हमारी कंपनी का साइज दुगना हुआ है पिछले 4 सालों में। तो इवन दो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है बिकॉज टॉप लाइन भी बढ़ रहा है, इसलिए परसेंटेज टर्म्स में एक्सपोर्ट 10%, 12% के आसपास दिखता है। बट हमें उम्मीद है कि इन अगले 3 साल के अंतर्गत हम लोग इसको 20% तक हमारे रेवेन्यू तक ले आएंगे। एंड ये हम लोग कर पा रहे हैं बिकॉज हम लोग ने अपनी खुद की सब्सिडरीज और ब्रांच ऑफिसेस हम खोल रहे हैं, जिससे कि हमारे सेल्स इंजीनियर, सर्विस टेक्नीशियंस एंड सर्विस स्पेशलिस्ट ये कंट्रीज में आराम से जा सके। ऑल्सो हम अपने इंटरनेशनल कस्टमर्स को लोकल करेंसी में सर्विस कर पाए। और हम टिपिकली वो कंट्रीज में ज्यादा जा रहे हैं जहाँ पे सीमेंट, स्टील, पावर सेक्टर की और माइनिंग सेक्टर की ज्यादा जरूरत है और ज्यादा प्रेजेंस है। जी। बिल्कुल। अभिषेक जी, थोड़ा सा फाइनेंशियल्स पर लौटते हैं। मैं तीनों प्रोडक्ट जी। सेगमेंट जो प्रशांत जी ने बताए, एक तो आपका वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स हो गए, दूसरा आपका वेयर प्लेट्स हो गई और तीसरा आपका हैवी इंजीनियरिंग का पार्ट है। मैं इसके रेवेन्यू बाइफर्केशंस को समझना चाहता हूं कि कितना रेवेन्यू शेयर आपका किस सेगमेंट से आता है? जी, अगर देखा जाए तो एवरेज मेरा 25 से 30% रेवेन्यू सेगमेंट तीनों का इक्वल है। अगर वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स देखा जाए तो अराउंड 28% है। वेयर प्लेट्स, वेयर पार्ट्स देखा जाए तो अराउंड 30% है।
और हेवी इंजीनियरिंग अराउंड 26% है। सो ये रेंज इफ यू सी पिछले सालों में और इस सालों में 30-40 20-30 इक्वल के प्रोपोर्शन में ही चलता रहता है ये मेरा, कभी कोई ज्यादा कभी कोई कम। तो ये एवरेज मेरा इक्वल ही रहते हैं ये 3 सेगमेंट मेरे। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आपके देख रहा था, आपके चारों प्लांट्स जो है वो नागपुर में ही है और आप जो नई कैपेसिटी भी ऐड कर रहे हैं वो नागपुर में ही ऐड कर रहे हैं। तो क्या किसी और ज्योग्राफी में, किसी और स्टेट में आपकी जाने की कोई योजना है, या एक्सपेंशन आप अभी नागपुर में ही फोकस रखने वाले हैं अपना? इसी नागपुर के एक अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, स्पेशली सेंट्रली लोकेटेड होने के वजह से। एंड हम लोग को हमें और हमारे कस्टमर्स के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफी रैशनलाइज्ड रहता है। आप देखेंगे जिस इंडस्ट्रीज में हम लोग सप्लाई करते हैं उसमें कंसोलिडेशन काफी हुआ है। जैसे आप सीमेंट देख लीजिए, स्टील समझ लीजिए, तो काफी सारे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंतर्गत हमको हमारे इक्विपमेंट्स और हमारे प्रोडक्ट्स इनके अलग अलग प्लांटों में सप्लाई करने पड़ते हैं। तो अगर हम एक कोई कॉर्नर ऑफ द कंट्री में हो तो कुछ प्लांटों के लिए वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सस्ती होगी, बट बाकी प्लांटों के लिए महंगी पड़ेगी। तो इसलिए नागपुर स्ट्रेटेजिकली बहुत एडवांटेजियस है। दूसरा, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी नागपुर में काफी अच्छा है। फेरो एलॉयज, स्टील प्लेट्स और जो भी इवन इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल्स लगते हैं हमें बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो भी आसानी से मिल जाते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमारी फैसिलिटीज काफी इंटीग्रेटेड है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जो इलेक्ट्रोड से लेके इतने बड़े इक्विपमेंट्स बनाती है। तो क्योंकि हमारी इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज हैं और हम एक जगह प्रेजेंट है, आसपास ही प्रेजेंट है, तो हमारा कॉस्ट कंट्रोल काफी अच्छा होता है, क्वालिटी कंट्रोल भी काफी अच्छा होता है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग विल बी डन इन नागपुर। सर्विस शॉप्स हम जरूर खोल सकते हैं, जैसे हमने फिलीपींस में हमारी एक सर्विस एंड रिपेयर मेंटेनेंस शॉप है। सैटेलाइट शॉप्स हम ऐसे कर सकते हैं जिसमें हम लोग लास्ट एक्टिविटी ऑफ द सर्विस कैन बी जो हम लोग रिमोटली कर सके, बट मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग विल बी डन इन नागपुर ओनली। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी और अभिषेक जी, आप दोनों ने बहुत अच्छे से बिजनेस को समझाया और बताया कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। ग्रोथ को लेकर आपने सारी जो है वो आपकी प्रेडिक्शंस भी और आपने जो प्लान किए हैं अब तक वो सारी चीज़ें बताई। बहुत शुक्रिया आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से आप दोनों का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको डिटेल आईपीओ की हम बता देते हैं एक बार फिर से कि आईपीओ जो खुल रहा है वो 26 सितंबर को खुल रहा है, 30 सितंबर को क्लोज होगा और जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है वो 159 रुपए से 168 रुपए का रखा गया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 158 करोड़ रुपए जुटा रही है, जो कि फ्रेश कैपिटल है, इसमें कोई भी ओएफएस नहीं है। और ये थी डिफ्यूजन इंजीनियर्स की टॉप मैनेजमेंट जिसने आपको बताया कि कंपनी के ग्रोथ को लेकर क्या प्लान्स हैं और कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आई है।